Hello buddy, let's start the chapter chemical kinetics today. Here in this chemical kinetics chapter, we are going to study about the rate of the reaction plus the factors which are going to affect the rate of the reaction and the reaction mechanism. ये 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड होता है जिसमें हम इनको रीड करते हैं. क्लियर? हमारे पास 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक स्लो होती है, एक मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन वाली रिएक्शंस होती हैं एंड एक फास्ट रिएक्शंस होती हैं. तो स्लो रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्शंस बहुत ही स्लो वे में अप्रोच करती है. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कभी नहीं निकालने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. एंड फास्ट रिएक्शंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पे होती हैं. सो इसको भी हम रीड नहीं करते. वी गो विद द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके साथ. फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, ये सारे मॉडरेट लेवल पे अप्रोच करते हैं. इसके लिए हम इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए पढ़ते हैं ये चैप्टर. इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो नोट करेंगे सबसे पहले कि रेडियो एक्टिव जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज वगैरह, ये जो रिएक्शंस होते हैं इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये अपने से ही अप्रोच करते हैं ये रिएक्शंस. क्लियर? नाउ वी विल सी रेट होता क्या है. एक्चुअली रेट इज़ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जांपल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to time is called as the rate of a reaction, or it can also be said conversely कि change in concentration of product with respect to time, इसको भी हम रेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं. बट द डिफरेंस इज कि हम रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव देखना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम होती रहती है. सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव मिले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन. इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, जिसमें n स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम आगे 3 टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इन डिटेल: ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो इफ़ आई गिव यू एग्जाम्पल कि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स निकालें, तो हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे, n यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करें तो इसके लिए हमारी यूनिट निकल कर आती है सेकेंड इनवर्स. सेकेंड ऑर्डर के लिए करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का जस्ट रिवर्स हो जाता है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाता है. वी कैन डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. पहला डिसअपियरेंस के टर्म्स में ऑफ रिएक्टेंट, एंड सेकेंड इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट. सो ये 2 फॉर्मूलेस बन जाते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के. रेट ऑफ रिएक्शन का एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि अगर मान लो ये एक रिएक्टेंट है जो कंबाइन कर रहा है टू गिव प्रोडक्ट. क्लियर? एंड यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में जो चीज़ें हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं. जो फॉर एग्जांपल एक ये एलिमेंट है तो उसके आगे जो लिखा रहता है उसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं उसका. क्लियर? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे पास, अगर रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन, या प्रोडक्ट है तो उसकी कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम. एग्जाम्पल, हमें ये रिएक्शन दी हुई है एंड इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले ये रिएक्टेंट साइड में तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे. स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो उसको नीचे लिखेंगे अपॉन में, एंड ये यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी पुट कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू अगेन सेम वे. ये रिएक्टेंट साइड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे. ये 3 हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा इनटू द डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. राइट? बट अब प्रोडक्ट का जब हमें लिखने की टर्न आएगी तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ही यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करेंगे. वाई? बिकॉज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम हमेशा बढ़ती ही है. तो इसकी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगी, एंड ऐसे हम इसको लिख देंगे. सेम वे में इसका भी लिख देंगे. क्लियर? अब हमारे पास 2 ग्राफ्स आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम
कैसे वेरी करती है वो देखना है, एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी करता है। एज वी नो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होती जाती है तो ऐसा ग्राफ आता है, एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाती है एंड अपने मैक्स पे पहुंचकर वो भी स्टेबल हो जाती है, तो ऐसा सा ग्राफ आता है। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसमें हमें कुछ गिने चुने से फैक्टर्स पढ़ने हैं जिस पे पूरा चैप्टर हमारा रिवॉल्व करता है। फर्स्ट इज़ द रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। डेफिनेटली अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो थोड़ी स्लो रिएक्शन हो सकती है, अगर लिक्विड में है तो उससे ज़्यादा फास्ट, एंड गैसियस स्टेट में है तो सबसे ज़्यादा फास्ट रेट पे ये रिएक्शन अप्रोच करेगी। थर्ड वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा डिक्रीज कर देता है, मतलब फास्ट कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन अचीव करने में। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर सिर्फ उन्हीं केसेस में अफेक्ट करेगा जिनमें हमारे पास गैशियस रिएक्टेंट्स हैं, राइट, क्योंकि सॉलिड्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गैशियस रिएक्टेंट्स पे कैसे प्रेशर इफेक्ट करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं, प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ कोलिजन्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, सो फॉर दैट पर्पज़ रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्रेनियस इक्वेशंस पूरे पढ़ेंगे जिसमें हम टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बातें करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर कोफिशिएंट्स को जानेंगे क्या होता है डिटेल में एंड रेस्ट। अगला है रेडिएशंस। रेडिएशंस भी जैसे हमने पढ़ा कि प्रेशर सिर्फ गैशियस रिएक्टेंट्स पे ही इफेक्ट डालता है, वैसे सेम वे में रेडिएशन सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस पे इफेक्ट कर डालती हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो लाइट पे डिपेंडेंट होती हैं। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट ओवर हियर कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इनका डेल्टा जी हमने पढ़ा है, अगर कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट, बट इनका डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है एंड इस केस में भी ये रिएक्शन फिजिबल होती है क्योंकि ये लाइट ड्रिवन रिएक्शंस होते हैं। नाउ लेट्स सी वन लॉ दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। इस लॉ को हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, N2 plus H2 combines to give NH3. So in this case how we are going to use this law? ये लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा एंड इसको हमें साथ में ही मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट है उससे उसके इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये लॉ ऐसे हमको बताता है। एंड अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के कहते हैं एंड बाकी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इस के को हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट एंड ये बहुत पॉपुलर टर्म होता है, या रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और वी कैन से इट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आगे सेकेंड लॉ हमारे पास आता है जो होता है रेट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस लॉ सेज कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं एज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्ट टू द दियर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। एक्स वाई क्या है, यहाँ पे एक्स इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए एंड वाई इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें ये सम ऑफ दीज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब ये लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है एंड ये जो कोफिशिएंट्स हमने ऊपर पुट किए हैं, रेज टू द पावर्स किए हैं, दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट थिंग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी ज़ीरो, कैन बी फ्रैक्शनल। क्लियर, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो हमको पॉजिटिव ही मिलता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है।
हमारे पास रिएक्शंस टू टाइप की होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, एंड सेकंड होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, राइट, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं इनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस एक्सचेंज कर देते हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी। सी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच शुड कंबाइन मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन करने चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट। अब मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। सो मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी मॉलिक्यूलैरिटी 1 2 3 हो सकती है, बट 3 मॉलिक्यूलैरिटी होना इज़ लिटिल रेयर, इट इज़ अ चांस फैक्टर, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आकर कंबाइन करे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, वो थोड़ा रेयर हो जाता है। अगर 1 मॉलिक्यूलैरिटी है तो उसको हम मोनोमॉलिक्यूलर कहते हैं, अगर 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो, अगर 3 है तो उसको हम टर्मोलिक्यूलर कहते हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस कि ये मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, molecularity of a reaction cannot be fractional, it can be just a whole number integer, clear। molecularity can be 1 2 or 3 molecularity होना is little rare because 3 molecules combine करे to form in a product in a proper orientation is little rare। so अगर 1 molecularity है तो monomolecular, 2 है तो bimolecular, 3 है तो termolecular reaction होती है वो। molecularity कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डर एंड molecularity ऑफ अ रिएक्शन। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर ये हमें एक रिएक्शन गिवन है तो यहाँ पे ए बी सी दे रहा है प्लस बी सी कंबाइन करके डी दे रहा है, बी सी यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड्स हुए एंड फाइनली हमें ओवरऑल रिएक्शन ये मिल रही है, क्लियर। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हुई। अगर हमें गिवन है कि ये स्लोएस्ट स्टेप है तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप हो जाता है। इंटीग्रेटेड रिएक्शंस की अब बात करें, इंटीग्रेटेड मेथड्स की ऑफ कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हमें सबसे पहले एक फर्स्ट हमें पढ़ना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम पहले रीड करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन सेकेंड, देन ज़ीरो के बाद फर्स्ट, देन सेकेंड, उस पर मूव ऑन करेंगे। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैसे होती हैं कि इसमें हम इसे ज़ीरो ऑर्डर क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। टू द पावर ज़ीरो रिप्रेजेंट्स कि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आता है एंड ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, HCl की फॉर्मेशन, HI डिकम्पोजिशन, NH3 decomposition, these are the examples of a zero order reaction। अगर हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना हो बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली, वाई, बिकॉज ये डिपेंडेंट है ही नहीं इस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। इसके लिए हाफ लाइफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है A0/2K, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो अगर टी हाफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड A0 के बीच में हमें ग्राफ बनाने को आए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप हमें क्या देगा, इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2K। अब हम इस ज़ीरो ऑर्डर का एक इंटीग्रेटेड वो देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो क्या होता है A0 - A = KT। A0 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड ये इन टोटल क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्लियर। इसमें भी अगर हमें ग्राफ बनाने को बोला जाए बिटवीन A एंड T, तो इसको हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, A0 - KT विल बिकम इक्वल्स टू A, एंड इसको हम कंपेयर करें अगर y = mxc से, y = mx + c, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ऐसा सा ग्राफ बनेगा यहाँ से विद नेगेटिव स्लोप, -k विल बी द नेगेटिव स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k,
एंड ये हमारा इंटरसेप्ट मिल गया वाई इंटरसेप्ट. Clear? This is all about the zero order reaction which you should be knowing. And now we'll be moving on to the first order reaction. अब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ना है कि इसमें फर्स्ट थिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा ऑन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर 1. राइट. अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो रेट कांस्टेंट अगेन आ जाता है. यहाँ पे नाउ इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. क्लियर. इसके लिए हमारे पास एक मीन्स द फर्स्ट लॉ के लिए देयर इज़ अ इंटीग्रेटेड formula and that formula says ln a naught upon a is equals to kt. Clear. यहाँ पे a naught अगेन सेम चीज़ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, a इज़ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन. एंड अगर इसको हम चेंज करना चाहें लॉग के टर्म्स में तो लॉग के टर्म्स में जब हम चेंज करते हैं 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. एम आई राइट? क्योंकि ln इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग. राइट. ये टू द बेस e होता है, टू द बेस 10 होता है. a naught अपॉन a बिकम्स इक्वल्स टू के टी. अगर हम इसको फर्दर चेंज करें लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी यूज़ करके विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल्स टू के टी. अगर ये ओवरऑल थिंग को हम इधर सेंड करें तो ये कैसे हो जाएगा के टी इक्वल्स टू 2.303 log a naught minus log a, या you can write it as 2.303 log a naught upon a. Clear? ये हो जाता है मेन हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स टी हाफ. टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन. इट इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन k. के यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट है विच इज फर्दरमोर इक्वल टू 0.693 अपॉन k. Independent of reactant concentration. This is very very important which you should be knowing because multiple times questions are asked from this concept कि अगर हम टी हाफ का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इट कम्स अ स्ट्रेट लाइन एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. टी हाफ ऑफ रिएक्शंस जितने भी होते हैं वो इक्वल होते. आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली वो कैसे डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे. उसके लिए हमारे पास एक ये ट्रिक है कि आर एन माइनस वन होता है वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हो तो ये 1 अपॉन आर जीरो माइनस वन हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस वन विच विल बी इक्वल टू आर. टी डायरेक्टली डिपेंड करता है आर पे एज वी हैव ऑलरेडी सीन. अगर फर्स्ट ऑर्डर की आप बात करो तो 1 अपॉन आर 1 माइनस वन इट विल बिकम 0. सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन आर 2 माइनस वन हो जाएगा विच विल बी 1 अपॉन आर. सो सेकेंड ऑर्डर के लिए वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. क्लियर. लेट्स सी नाउ ऑल द ग्राफ्स रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट अगर हमको ln a नॉट ln a का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये ग्राफ कैसा आएगा विद नेगेटिव स्लोप इट विल कम जिसमें हमारी y इंटरसेप्ट क्या होगी ln a नॉट. स्लोप क्या हो जाएगी स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के. स्लोप में हमें नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज ऑप्शंस में वो प्लस और माइनस के टर्म्स में भी देते हैं एंड यू मे कमिट मिस्टेक ओवर देयर. सो इट्स बेटर टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि नेगेटिव साइन का हमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है इन दीज क्वेश्चन स्लोप वाले क्वेश्चन में. अगर लॉग के टर्म्स में हमें ग्राफ बनाना है लॉग ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अगेन सेम थिंग यहाँ पे लॉग ए नॉट हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड स्लोप विल बी माइनस 2.303 के. बस यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें अपने पहले के स्लोप पे. क्लियर. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सबसे पहले तो सारे रेडियो एक्टिव डिकेज जो होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, रेडियो एक्टिव डिकेज एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं. लाइक N2O5 का डिकम्पोजिशन दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ना बट स्टिल वी कैन सी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारी यूनिट्स रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जाम. और
टी हाफ कैसे डिपेंड करता है, दैट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ कि ये इनवर्सली डिपेंड करता है ऑन द रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन विथ एंड -1। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वन मोर थिंग कि अगर हमारे इनिशियल कंसनट्रेशन R है, R/2 बनेगा, R/4 बनेगा, R/8, R/16 ये बनता जाएगा, तो इसमें टी हाफ्स लगते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आया कि R से R/4 गया है तो कितने टी हाफ लगेंगे, सो 2 टी हाफ लगेंगे फॉर दैट पर्पस। क्लियर। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड प्लस फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन इस पे आते हैं। सो टी 99.9% अगर होता है तो उसमें कितने टी हाफ्स होते हैं, 10 टी हाफ्स होते हैं। क्लियर। अगर टी 99.9% है तो इसमें 3 टी 90% होते हैं, राइट। टी 90% में 10/3 टी हाफ्स आते हैं। टी 99.99% में 4 टी हाफ्स आते हैं, सॉरी 4 टी 90% आते हैं। थ्री टी हाफ्स लगते हैं। क्लियर। इसमें हमारे पास कंपैरिजन आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो T75 में कितना लगेगा। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T75 वेरी इजी होता है, 3/2 आप टी हाफ कर सकते हो। यहाँ पे लीनियर रिलेशन चलती है। T 100% अगर पूछा तो वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाता है, बट हियर इट इज़ नॉट द सेम केस। जीरो ऑर्डर कैन अप्रोच टू कंप्लीशन, बट हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर अप्रोच टू कंप्लीट कंप्लीशन। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है। सो दिस इज समथिंग which might help you with your questions, so you should be knowing. Let's see now pseudo first order reactions. Pseudo first order reactions, as the name says, कि ये pseudo है, मतलब it appears to be a second order reaction, but it actually में क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एक सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इन एक्सिस। अगर वो एक्सिस में है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो दैट विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस इन राइटिंग आर रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एनएस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास एग्जांपल क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है। फॉर एग्जांपल बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को हम और क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सैपोनिफिकेशन। हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर एग्जांपल ये दिया है, दिस इज एन ईस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, दिस इंडिकेट्स इट इज़ एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करो एसिडिक हो रहा है या बेसिक। अगर OH माइनस होता तो इट विल बिकम द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। ये सिंस यहाँ पे हमें ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो H2O की कंसनट्रेशन हम एक्सेस मिलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो वी कैन राइट इट एज C2H5COCH3 की कंसनट्रेशन इंटू H2O की कंसनट्रेशन विच विल बी रेज टू द पावर 0, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ H2O, रेट हमारा इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे कोलिजन थियरीज जो हमें बताती हैं हाउ अ केमिकल रिएक्शन होगा, राइट, हाउ अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड। ये हमें मैकेनिज्म बताते हैं। इट हेल्प्स टू नो अस द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कोलिजन्स होने ही चाहिए, प्लस इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन विच कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट सम प्रोडक्ट। क्लियर। इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारे कंपाउंड के पास एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, प्लस एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, सो दैट वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ब्रिंग अबाउट कर पाएँ। क्लियर। मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, विच आई विल बी टेलिंग व्हाट इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रू द ग्राफ्स। आर्हेनियस इक्वेशन हमारी क्या होती है,
आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, K इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। क्लियर। यहाँ पे ए क्या होता है, आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वी कैन से इट एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और there are multiple names to it, Arrhenius frequency factor। क्लियर। एंड के यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, हमारा रेट कांस्टेंट। एंड ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद एनर्जी, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। हमारा रेट कांस्टेंट जो होता है वो ए के बराबर हो जाएगा इफ़ टेम्परेचर हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करे एंड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपको यूनिट्स ऑफ ए पूछें, आर्हेनियस फैक्टर पूछें, तो इट विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। इसकी वैरी भी कर सकते हैं बट हमारे सिलेबस में उतनी ही है जितनी यूनिट ऑफ के बराबर हो। क्लियर। अब हमें दो ग्राफ्स देखने हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स जिनको हम कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, राइट। मीन्स इनको हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी इन एनी वे दे कंज्यूम इट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज रिलीज्ड, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, पॉजिटिव, बिकॉज यू आर सपोज टू गिव दिस एनर्जी टू देम। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो एनर्जी एंड यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब हाउ द रिएक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। ये हमारा रिएक्टेंट है, दिस इज द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, दिस थिंग इज कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, this is called as enthalpy of product, and the difference between these two enthalpies is called as enthalpy of the reaction, which is very very important. In any ways they can form this equations and ask you which one is correct or which one is wrong. So enthalpy of reaction in this case will be equals to the enthalpy of product minus the enthalpy of reactant, and it would be giving you a positive answer which we want, है ना। क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक्सप्रेशन है तो इसमें हमें पॉजिटिव ही आंसर चाहिए। बट इफ़ वी गो फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, राइट। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज हमें छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, अगेन यहाँ पर करना पड़ेगा सो दैट हमारा आंसर नेगेटिव में आए। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दैट। एंड प्लस यहाँ पे हमें दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये आपको खुद से देनी पड़ती है टू अ कंपाउंड, टू अ reacting compound. Clear. Threshold energy is the total amount of energy and activation energy is the extra amount of energy that a reactant molecule should possess in order to bring about the product formation. जैसे कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके पास एनर्जी 50 जूल है, राइट। अगर इसको रिएक्शन करवाना है तो इसके पास 100 जूल की एनर्जी होनी चाहिए, तो आप इसको फर्दर 100 जूल की 50 जूल की एनर्जी दोगे तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज़ 100 जूल हो जाएगी एंड रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। दिस वाज, इसके पास पहले से ही एनर्जी थी प्लस हमने 50 दी तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव हुई, राइट। सो ऐसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे हमारा एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, राइट। प्लस यहाँ पे दो और चीज़ें हमें देखनी है कि दिस थिंग इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ forward reaction and this small little thing is called as activation energy of the backward reaction, right। enthalpy of reaction को हम इसके टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। how, let's have a look। enthalpy of the reaction will be equals to, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, that is enthalpy of the forward reaction minus enthalpy of the backward reaction।
यहाँ पे दिस विल बिकम एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बिकम द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें सिंस नेगेटिव में चाहिए, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, स्मॉल में से बिग को माइनस करेंगे, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। इट नो प्रॉब्लम, अगर ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है इट्स ऑल राइट, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका एंथैल्पी हमें नेगेटिव में ही चाहिए। क्लियर। कैटलिस्ट के बारे में लेट्स सी फ्यू लिटिल थिंग्स। मैंने थोड़ी बहुत आपको पहले ही बता चुकी है कि कैटलिस्ट जो होता है वो अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है विदाउट आर कैटलिस्ट, राइट। विदाउट कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन को इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, राइट, इतना ज़्यादा हमको देना पड़ रहा था, बट नाउ सिंस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ प्रेजेंट, अभी सिर्फ इतने ही एनर्जी में काम हो जाएगा। दैट्स वाई वी से कि कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एंड कैटलिस्ट क्या क्या चेंज करती है, क्या क्या नहीं चेंज करती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इन नीट एग्जाम, सो वी आर गोइंग टू सी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करती है, दिस प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ, तो ये पाथ को भी चेंज करती है, बट व्हाट डज इट नॉट चेंज इज़ व्हाट वी शुड कीप इन माइंड। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज करती, right, and it does not change delta G of reaction, delta H of reaction, delta S of reaction. What is this? एंट्रोपी का चेंज, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में यू मस्ट हैव रेड कि एंट्रोपी होती है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमारी कैटलिस्ट बिल्कुल चेंज नहीं करती है। के इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट होता है कि के इक्विलिब्रियम इज के ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन के ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट को भी फास्ट करती है, प्लस बैकवर्ड को भी चेंज करती है इन इक्वल अमाउंट। सो हमारा ये जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकती है बट इट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर्हेनियस इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म को हम अगर लिखने की कोशिश करें, सो व्हाट विल बी इट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, it will be d ln k upon dt, t stands for temperature, equals to EA by RT square। एज इट इज़ हमें इसको क्रैम करना है क्योंकि ये उठकर इन द ऑप्शंस आ जाता है एंड दिखता है हमको। ln k विल बिकम इक्वल्स टू ln, दूसरे वे में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाई RT। अगर हमें नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्म में नहीं रखना है, हमें अगर लॉग के फॉर्म में लेकर जाना है, सो हाउ वी कैन चेंज इज log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। ये मतलब आपको ऐसे ही याद करना है, बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू कि ln हटाते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं 2.303 को कॉमन लेकर के इधर पे नीचे भेज देते हैं, राइट। अब इसके ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ln k का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू 1/t अगर हम ड्रॉ करें, सो इट विल कम विद अ नेगेटिव स्लोप, जिसका आंसर क्या होगा माइनस EA अपॉन आर, राइट। ये माइनस साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये ln a हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर लॉग के टर्म्स में हम करेंगे तो बस स्लोप में थोड़ा डिफरेंस आएगा, EA अपॉन 2.303 हो जाएगा। दिस आर फ्यू फॉर्मुलेज रिलेटेड टू द आर्हेनियस इक्वेशन, जिसमें अगर एक T1 टेम्परेचर पे हमें K1 रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एंड T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ओवर देयर, बट बहुत ध्यान से यूज़ करना है विद यूनिट्स एंड ऑल। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, सो इसकी यूनिट क्या होगी जूल, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन एज आई हैव ऑलरेडी रिटन, एंड आर आप विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट ऑफ ये यू कैन यूज़ आर, अगर जूल्स में हमें रखना है सो 8.314 इसकी वैल्यू हो जाती है जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आपको ये ATM लीटर में दे रखा है, सो यू कैन यूज़ 0.083 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, और इफ़ इट इज़ गिवन इन कैलोरीज देन यू कैन यूज़ 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसको मॉडिफाई करके हम इन दो और तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है कि हमने ग्रेटर टेम्परेचर को आगे रखा है, सो वी हैव पुट अ पॉजिटिव साइन, बट यहाँ पे नेगेटिव मतलब स्मॉल टेम्परेचर को हमने आगे रखा है, सो नेगेटिव साइन वी हैव पुट ओवर देयर। एक और एक्सप्रेशन होता है इसका जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो इंक्रीज ही करता जाता है, राइट। एंड देयर इज़ वन इक्वेशन कॉल्ड एज वेरी फेमस इक्वेशन विलहेल्मली फॉर्मूला है, जिसको हम क्या कहते हैं, C at T
temperature is C at t time is equals to C at 0 time e to the power minus kt. मतलब ये हमारी कंसनट्रेशन एट टी टाइम है एंड दिस इज कंसनट्रेशन एट टी इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? इट टेल्स अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट. क्लियर? अगर हम टेम्परेचर को डबल करते हैं और टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेट कांस्टेंट जो होता है, अगर हमने डबल किया है, आई मीन टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है तो हमारा रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है. अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस से कम किया है तो रेट कांस्टेंट हमारा वहाँ पे हाफ हो जाता है. क्लियर? ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है ऑन के. प्लस अगर आपको इक्वेशन के टर्म में यूज़ करना है तो K2/K1 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10 आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्वेश्चन यू आस्क्ड कि 30 से टेम्परेचर 60 हो गया, सो हमारा चेंज कितना हुआ 30 का. यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर मेंशन करेंगे अपॉन 10 एंड अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है सो विल पुट दैट 2 टू द पावर 3 एंड आंसर हमारा 8 आ जाएगा. आई वॉन्ट टू एड ऑन अ फ्यू मोर थिंग्स कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है. एक और एग्जाम्पल होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. दिस इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल एंड इट जस्ट ब्लू आउट ऑफ माई माइंड एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग यू. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी एक एग्जाम्पल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जहाँ पे H2 अगेन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसका इफेक्ट हम ज़्यादा नोट नहीं कर पाते हैं. One more term that I want to introduce you is collision frequency. There are small little topics in this chapter which I don't want to miss on with you people. Collision frequency को हम Z से represent करते हैं because a question has been asked on this topic. Collision frequency is equals to number of collisions per unit volume per unit time, right? इसको हम कहते हैं collision frequency. और हम आरएनएस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं? K इक्वल्स टू जेड ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. जेड यहाँ पे हमारी कोलिजन फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. प्लस वन मोर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है. क्यों? क्योंकि ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी जो थी, ये थियोरी जो थी, ये हमारे मॉलिक्यूल्स को हमारे एटम्स को क्या कंसीडर करती थी? एज अ सॉलिड स्फेयर. रिएक्टेंट एटम्स को सॉलिड स्फेयर, सॉलिड हार्ड स्फेयर कंसीडर करा करती थी. इसके लिए हमने एक और टर्म इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ P, विच मीन्स स्टेरिक फैक्टर. दिस इज द स्टेरिक फैक्टर जो हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्टेरिक मतलब कितना ब्लॉकेज होगा इन देयर मोमेंट. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव इंट्रोड्यूस द टर्म P. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन में आपकी टॉपिक्स क्लियर करने में आपको हेल्प हुई होगी. थैंक यू सो मच.